लोग आते जाते रहेंगे, मेंबर्स बनते रहेंगे, निकलते रहेंगे, बट एक कंपनी जो है चलता रहेगा। तो इट इज यानी कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स एक्सेट्रा does make an application for the incorporation of the company. It is filed with the register of companies where they plan to establish the registered office of the company. सो हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ कॉमर्स विद अंशुमन। आज हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टडी चैप्टर 7 फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। सो पिछले वीडियो में हमने प्रमोशन का प्रोसेस देखा था एंड इस वीडियो में हम इनकॉर्पोरेशन एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल का पूरा प्रोसेस देखेंगे ताकि हम समझ पाएं कि एक कंपनी को फॉर्म कैसे किया जाता है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी होता क्या है। ओके, सो promoters make an application for the incorporation of the company. It is filed with the register of companies where they plan to establish the registered office of the company. इसका मतलब कि जो प्रोमोटर्स होते हैं वो एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज में, और रजिस्टर ऑफ कंपनी उस स्टेट में होता है जहां पर उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। तो जो प्रोमोटर्स है ये एप्लीकेशन इसलिए फाइल करते हैं क्योंकि उन्हें इनकॉर्पोरेशन ऑफ जो कंपनी है यानी कि उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए। जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है वो कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं कि क्योंकि जिस दिन यह इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू होता है उस दिन से एक कंपनी जो है चालू हो सकता है। एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी को जो है एक और स्टेप से यानी कि सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल से गुजरना पड़ता है। सो इनकॉर्पोरेशन बेसिकली का मतलब ये होता है कि प्रमोटर्स जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए एक एप्लीकेशन जो है रजिस्टर ऑफ कंपनीज फाइल करते हैं। वो रजिस्टर ऑफ कंपनी उस स्टेट में होता है जहां पर उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा एंड जो रजिस्ट्रार है वो इस एप्लीकेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स एंड बाकी लीगल रिक्वायरमेंट्स को चेक करके सेटिस्फाई होने के बाद उस कंपनी के लिए एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट यानी कि उस कंपनी का जो है बर्थ सर्टिफिकेट इशू करता है, जिस वजह से कंपनी जो है आगे शुरू हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब वो हमने पिछला वीडियो में पहले पढ़ लिया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो हम वापस इसे समझा देते कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसमें सारे कंपनीज के जो है सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, कंपनी जो है किस पर्पस के लिए है। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो सारे डायरेक्टर्स के थ्रू साइंड होने चाहिए, उनका एड्रेस एंड उन्होंने कितना शेयर जो है खरीदा है उन सबको जो डिटेल्स होता है वो होनी चाहिए। एंड एक प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ 2 डायरेक्टर्स का साइन काफी होता है एंड पब्लिक कंपनी के लिए 7। नेक्स्ट ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली ये होता है कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है उसको वो कैसे मेंटेन करते हैं ये सब लिखा जाता है। नेक्स्ट रिटर्न कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एक रिटर्न कंसेंट देते हैं कि वो जो अपना पोजीशन है उसके लिए केपेबल होते हैं एंड अपनी इच्छा से पोजीशन में आए एंड ऑल्सो जो क्वालिफिकेशन शेयर्स होते हैं उसको वो खरीदते हैं। नेक्स्ट अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब अगर स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल को जो है आप आते हैं कि या कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं या फिर कोई और डील देते हैं कि या प्रपोज करते हैं आप हमारे डायरेक्टर मैनेजर या सेक्रेटरी कुछ भी बने, तो उस अग्रीमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो भी सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट नेम अप्रूवल लेटर, यानी कि जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में आप जो रजिस्टर करते टाइम अपना कंपनी का जो नाम देते हैं उसका अप्रूवल लेटर जब रजिस्टर ऑफ कंपनीज आता है उसको आप इनकॉर्पोरेशन के एप्लीकेशन के टाइम आपको वापस से सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट की स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मतलब जब आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहे होते हैं साथ ही साथ आपको जो बाकी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगे आपने कंपनी के जो इनकॉर्पोरेशन के लिए उसके लिए आप एक डॉक्यूमेंट में रिटर्न फॉर्म में ये कहते हैं कि जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं इस कंपनी को फॉर्म करने के लिए या फिर इनकॉर्पोरेशन के लिए वो सारे तैयार है एंड वो ड्यूली सारे डायरेक्टर से साइंड है। नेक्स्ट की नोटिस ऑफ एग्जैक्ट एड्रेस। नोटिस ऑफ एग्जैक्ट एड्रेस मतलब कि जो कंपनी का ऑफिशियल रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो भी देना पड़ता है। अगर आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम ये सेम एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं देते हैं, लेकिन इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंडर आपको देना पड़ता है। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ फीस पेमेंट, यानी कि आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो फीस भरा उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, सो आप समझ गए होंगे इनकॉर्पोरेशन होता क्या है। इनकॉर्पोरेशन बेसिकली जो प्रोमोटर्स होते हैं वो रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास जाकर इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करता है ताकि उन्हें जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल सके ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे, जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं।
अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि इनकॉर्पोरेशन होने के बाद एक कंपनी में क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं. सो लेट्स गो. सो अभी हम देखेंगे कि एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद वो कौन से इफेक्ट्स होते हैं जो एक कंपनी में पड़ते हैं. सो सबसे पहले हम देखें कि एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी को इश्यू होने के बाद सबसे पहले तो एक कंपनी जो है एक लीगल एंटिटी बन जाती है परपेचुअल सक्सेशन के साथ. परपेचुअल सक्सेशन मतलब एक कंपनी जो है अभी एक लीगल एंटिटी बन चुकी है जो लॉ के साथ क्रिएट हुआ था, तो अभी लॉ के साथ ही खत्म हो सकता है. लोग आते जाते रहेंगे, मेंबर्स बनते रहेंगे, निकलते रहेंगे, बट एक कंपनी जो है चलता रहेगा. ओके. नेक्स्ट की once a certificate of incorporation has been issued, the company has become a legal business entity irrespective of any flaws in its registration. इसका बेसिकल मतलब ये होता है कि एक कंपनी जो है इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स में आ सकती है, लेकिन अगर एक कंपनी जो है किसी दूसरे कंपनी के साथ दूसरे पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती है एंड बाद में पता चलता है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन में कुछ फ्लॉस निकलते हैं, कि फ्लॉस मतलब कुछ एग्जाम्पल की तरह देखें कि फॉर एग्जाम्पल एक इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, अगर वो मान के चले कि 5 दिसंबर को रजिस्टर होते हैं, यानी कि 5 दिसंबर को वो सबमिट करते हैं एंड जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो 8 दिसंबर को होता है, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसमें डेट 5 दिसंबर की लिखी हुई है. भले उस इशू 8 दिसंबर को हुआ हो, लेकिन डेट जो है 5 दिसंबर को लिख दिया है. लेकिन जो सच है वो ये है कि 8 दिसंबर को जो है उस सर्टिफिकेट इशू हुआ था, लेकिन डेट अगर 5 का लिखा हुआ है तो फिर 8 से पहले, यानी कि एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पहले ही 5 तारीख को अगर उस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट आ गया था, यानी कि कंपनी जो है इनकॉर्पोरेशन के होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट में आ गई थी, उसे इलीगल माना जाएगा. इलीगल नहीं बल्कि लीगल माना जाएगा. क्यों? क्योंकि उस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में जो है 5 तारीख की लिखा हुआ था. और एक और एग्जाम्पल की, अगर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें एक्चुअल डायरेक्टर्स की बजाय किसी और का अगर साइन या सिग्नेचर लिया जाए एंड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो इशू हो जाए कि उन्होंने ये जो गलती है उसे ध्यान से देखा नहीं, तो फिर इसमें भी जो होता है वो कंपनी का दोष नहीं होता एंड जो कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है उस पर सवाल नहीं उठाया जाता है एंड वो जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो सेफ रहता है. अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जो कंपनी है वो कुछ इलीगल ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे काम कर रही है एंड उसका इनकॉर्पोरेशन हो जाए, यानी कि जो इलीगल ऑब्जेक्टिव काम करने वाला जो कंपनी है उसने अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन के लिए दिया, इनकॉर्पोरेशन के लिए दिए एंड उन्हें ध्यान से चेक नहीं किया गया, बाद में पता चला कि इनकॉर्पोरेशन के बाद ये कंपनी जो है इलीगल एक्टिविटीज में किया जाता है, तो फिर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, उन्हें कोई टेंशन नहीं होगा. बस ऐसा है कि अगर वो कंपनी पता चलता है कि उन्होंने कोई गलती कर दी है अपने रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स में, या फिर वो जो काम कर रहे हैं, जो पर्पस है उस कंपनी का वो गलत है, इलीगल है, तो फिर उसे सिर्फ वाइंड अप किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन की वजह से, क्योंकि लॉ से बनाया गया तो लॉ से उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी डिस्क्लोज या क्लोज किया जा सकता है. सो वाइंड अप प्रोसेस है वो कर सकते हैं. And next key, because the certificate incorporation is so crucial, the registrar has to go very carefully before issuing. जैसे कि मैंने बोला कि एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार वो इशू हो जाए तो फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई भी फ्लॉ, कोई भी गलती है उसे जो है वो देखा नहीं जाता. जो कंपनी है वो एक लीगल बिजनेस एंटिटी बन जाता है. ओके. सो इसलिए जो रजिस्ट्रार है उसे बहुत केयरफुली देखना पड़ता है कंपनी के पर्पस को, उसके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन सबको, ताकि वो उन्हें चेक करके ही बाद में इशू करें. नेक्स्ट की, both public and private companies are required to obtain the certificate within 180 days of its incorporation. Once the certificate for commencement of business is issued, company can undertake their business operation. तो जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट इशू होने के बाद से ही अपना काम जो है शुरू कर सकता है. इसलिए जो एक प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, दोनों को ही अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के इशू होने के 180 डेज के अंडर ही वो जो सर्टिफिकेट है उन्हें रजिस्टर ऑफ कंपनी से ले लेना चाहिए. ओके. ताकि जब जैसे उन्हें वो सर्टिफिकेट मिल जाए या फिर उस सर्टिफिकेट इशू होने के बाद वो तुरंत अपना बिजनेस शुरू कर पाए. ओके. सो इसी के साथ इनकॉर्पोरेशन का जो पूरा स्टेप है या पूरा प्रोसेस है वो खत्म होता है. अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है. ओके. सो लेट्स गो. सो अभी हम देखेंगे कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है. सबसे बड़ी बात तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो है सिर्फ पब्लिक कंपनी करती है. वो इसलिए क्योंकि अगर उन्हें फंड्स रेज करना हो तो फिर वो पब्लिक को अपना सिक्योरिटीज जो है वो इशू कर सकता है. सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स एक्सेट्रा
ये करने से उन्हें जो है एक प्रोस्पेक्टस को इशू करना पड़ता है, जो एक इनविटेशन होता है पब्लिक के लिए, ताकि वो आके अपना उस कंपनी का जो है कैपिटल को सब्सक्राइब करे एंड अलग अलग फॉर्मेलिटीज पे जाए, ताकि वो जो है उस कंपनी के सिक्योरिटीज यानी शेयर्स एंड डिबेंचर्स के सब्सक्राइब करके उनसे उनका शेयर ले पाए एंड उनको उसके बदले एप्लीकेशन मनी दे पाए। इसको अगर हम अच्छे से समझे तो a public company can raise the required funds from the public by means of issue of securities such as shares, debentures, etc. For doing the same, it has to issue a prospectus, which is an invitation to the public to subscribe to the capital of the company and undergo various other formalities. बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक कंपनी को जो है फंड्स रेज करने के लिए कुछ प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। उस प्रोसेस का नाम है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। उस कैपिटल सब्सक्रिप्शन में उसे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज के थ्रू जाना पड़ता है, जिसमें बहुत जगह उसको अप्रूवल चाहिए होता है, तब जाकर वो एक प्रॉस्पेक्टस इशू कर पाता है, जिससे लोग जो है उसका सब्सक्रिप्शन जो है यानी कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स उनको सब्सक्राइब करते हैं एंड उनको फंड्स मिलता है। सो फिर वो कौन से फॉर्मेलिटीज है एंड ऑल्सो वो कौन सी जगह है जहाँ पर एक पब्लिक कंपनी को अप्रूवल चाहिए होता है, वो यहाँ पर लिखी हुई है। जो पहला है वो है सेबी अप्रूवल। सेबी अगर इंडिया का शेयर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि गाइडलाइंस इशू करता है कंपनीज के लिए, ताकि वो जो है इन्वेस्टर्स का जो पैसा है उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। जो ऐसे गाइडलाइंस बनाते हैं जो कंपनीज है उन्हें जितना भी मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होता है या फिर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी वो डिस्क्लोज रखना चाहिए अपने इन्वेस्टर्स की तरफ से, ताकि वो जो है सेफली इन्वेस्ट कर पाए, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्ट होके रहे एंड वो जो है हमेशा अपने कंपनी का अप टू डेट इंफॉर्मेशन हो अपने इन्वेस्टर को देते रहे। ऐसा सेबी जो है गाइडलाइंस बनाती रहती है, इसलिए एक सेबी का प्रायर अप्रूवल जरूरी होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करने से पहले। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब एक डॉक्यूमेंट जो कि एक नोटिस हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कि जो पब्लिक है उनको ये इंफॉर्मेशन देता है उस कंपनी के बारे में, ताकि वो जो है वो आकर इस कंपनी में जो है अपना पैसा डाल के शेयर्स ले एंड इसका जो है फंड्स रेज करे। एक प्रॉस्पेक्टस ही वो डॉक्यूमेंट होता है जिसे देख कर पब्लिक जो है एक कंपनी का शेयर लेती है, इसलिए इस प्रॉस्पेक्टस में कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहिए एंड एकदम सही से एथिकली उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे उनका कंपनी का जो शेयर है उसका एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, फिर लोगों के लिए एक नोटिस या फिर एक सर्कुलर जैसा भी हो सकता है, इसलिए उन्हें जो है रजिस्टर ऑफ कंपनीज में प्रोस्पेक्टस जो है वो सबमिट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट की अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स मतलब जैसे कि जो शेयर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट यानी उन्हें अपॉइंट करने के बाद या जो शेयर्स है उन्हें अलॉट करने के बाद जो एप्लीकेशन मनी आता है उनको हैंडल करने के लिए ये बैंकर्स को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट की ब्रोकर्स। ब्रोकर्स वो होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स एंड जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, वो जो पीपल होते हैं पब्लिक को उन्हें जो है वो प्रेरित करते हैं कि वो आकर हम उनका जो है शेयर्स खरीदे। वो ये काम होता है ब्रोकर्स का, वो जो पब्लिक होता है उनको जाके एनकरेज करता है कि इस कंपनी के शेयर्स लो। एंड अंडरराइटर्स अगर इस तरीके से देख सकते हैं, वो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आते हैं कि वो जो है कुछ फीस के बदले अगर उनका जो कुछ पब्लिक कंपनीज के जो शेयर्स है अगर अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिला पब्लिक से और उनका सब्सक्रिप्शन जो इतना अच्छे से इशू नहीं हुआ, तो फिर वो जो अंडर राइटर्स है या तो उन्हें इंश्योरेंस दे देंगे या फिर उनके बदले उनका सिक्योरिटीज एंड शेयर्स ले लेंगे कुछ फीस के बदले। एंड नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंपनीज एक्ट जो है उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है कम सब्सक्रिप्शन यानी कि कम फंड्स के साथ अपना बिजनेस शुरू ना कर दे। इस वजह से उनका एक ऐसा गाइडलाइन है कि कंपनी को जब तक अपना टोटल जो उनका इशू होता है कैपिटल का उसका एटलीस्ट अगर 90% ऑफ द शेयर्स जो है वो अगर इशू नहीं होता है, तो फिर एक कंपनी जो होता है उसे उन्हें अलॉटीज को उनका एप्लीकेशन मनी वापस दे देना होता है एंड जो बिजनेस वो कमेंस नहीं होगा। एंड लास्ट है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। एक जो सिक्योरिटीज एंड शेयर्स एंड डिबेंचर्स वगैरह होते हैं उनको कहीं ना कहीं तो ट्रेड करने पड़ेगा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म एक मार्केट चाहिए होता है जो होता है स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर अलग अलग कमोडिटीज लाइक स्टॉक्स एंड शेयर्स एंड
इतने सारी चीज़ें जो है वो ट्रेड होती रहती है, तो फिर उन्हें जो एक स्टॉक एक्सचेंज, एक नहीं तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज को एक लेटर या एप्लीकेशन देना पड़ता है कि वो आकर उनके प्लेटफॉर्म में अपने शेयर्स जो है उनके साथ डील करें एंड उनको मैनेज करें। द लास्ट वन इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बस अलॉटमेंट ऑफ शेयर से जाने से पहले एप्लीकेशन तो स्टॉक एक्सचेंज का ऐसा है कि अगर 10 वीक्स के अंदर अंदर उन्होंने जो है सब्सक्रिप्शन लिस्ट आने के 10 वीक्स के अंदर अंदर या सब्सक्रिप्शन लिस्ट आने के पहले 10 वीक्स अंदर अंदर जो एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होते तो उन्हें 8 डेज के अंदर जो अलॉटीज होते हैं उन्हें उनका पैसा वापस देना पड़ता है। द लास्ट वन इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मतलब जब एप्लीकेशन मनी आता है तो फिर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रहता है, जब तक वो जो उन्होंने शेयर्स है उन्हें अलॉटीज को अलॉट नहीं कर दिया तब तक वो पैसा जो एक अलग सेपरेट बैंक में रहता है जो कि कंपनी यूज़ नहीं कर पाता। एंड अगर एक अलॉटी ने जितना पैसा दिया है, जितना एप्लीकेशन मनी दिया है, उस हिसाब से उससे कम शेयर मिले या फिर बिल्कुल शेयर नहीं मिले तो वो एप्लीकेशन मनी या तो उसे वापस दे दिया जाता है, या फिर उसके जो पहले उसने शेयर्स लिए तो उस पर अगर कुछ पेमेंट बाकी है उसमें एडजस्ट कर लिया जाता है। एंड नेक्स्ट की रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट मतलब जब अलॉटमेंट किया जाता है यानी कि शेयर्स को जो अलॉट किया जाता है वो अलॉटमेंट के बदले तो ऑब्वियसली उन्हें एप्लीकेशन मनी मिलता है ना, तो वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है एक सेक्रेटरी तो डायरेक्टर जो है वो साइन करता है एंड रजिस्टर ऑफ कंपनीज को देता है, जिससे पता चलता है कि ये जो सब्सक्रिप्शन है ये हुआ है। सो इसी के साथ कैपिटल सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक है वो खत्म होता है एंड साथ साथ हमारा चैप्टर एंड वीडियो दोनों ही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू कॉमर्स विद अंशुमन। राधे राधे।